हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर के सिर्फ मैं आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने से आप एग्जामिनेशन के लिए, ये चैप्टर के लिए तो आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे सिर्फ 5 क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक सिखा देती हूँ, यानी कि इसमें कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं और फॉर्मूला क्या यूज़ होती है, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, तो फ्रेंड्स, हम अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट यानी कि यहाँ पर वो साइंस वाला लेबोरेटरी वाला एक्सपेरिमेंट नहीं लेना है, केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है हमें। हम रैंडमली कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे सपोज़ करो कि हमने कॉइन टॉस किया है, हम ये चेक करें, हमने वो कॉइन को 10 बार टॉस किया है और हम चेक करें कि उसमें से हेड कितनी बार आया है और टेल कितनी बार आया है। ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही हुआ। उसके अलावा अगर हमने डाइस थ्रो किया है, हम चेक करें कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है डाइस में, तो वो भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर जैसे कि हमने हमारे फैक्ट्री में जो आइटम्स प्रोड्यूस हुए हैं उनमें कितने आइटम डिफेक्टिव निकले हैं, कितने नहीं निकले हैं, अगर हम वो चेक करें तो वो भी एक टाइप का एक्सपेरिमेंट ही हुआ। और यहाँ पे आपको सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट लेने हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिज़ल्ट होते हों। हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ आउटकम्स तो निकलेंगे ही, रिज़ल्ट तो निकलेंगे ही। तो अगर सिर्फ 2 ही रिज़ल्ट निकलते हो उस एक्सपेरिमेंट के, हम सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम ही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल का मतलब ही होता है कि जिसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट में 2 ही आउटकम होंगे हमारे। पहला होगा सक्सेस, या तो हमें रिज़ल्ट में सक्सेस मिलेगा जिसे हम एस से डिनोट करेंगे, या तो फिर हमें फेलियर मिलेगा जिसे हम एफ लिखेंगे। ओके, जैसे कि अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। अगर हम हेड को सक्सेस मानते हैं तो एक हमारा सक्सेस हो जाएगा और टेल हमारा फेलियर हो जाएगा। फिर अगर हमने डाइस थ्रो किया है तो हम मान के चल रहे हैं कि इवन नंबर आएगा तो उसे हम सक्सेस मानेंगे और ऑड आएगा तो उसे हम फेलियर मानेंगे। तो इवन नंबर को हम सक्सेस ले लेंगे और ऑड को फेलियर ले लेंगे, वहाँ पर भी 2 ही हुए। फिर आइटम प्रोड्यूस वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, तो आइटम हो सकता है डिफेक्टिव निकल भी सकते हैं, तो वो हमारा हम सक्सेस मान लेंगे, और अगर डिफेक्टिव नहीं निकला तो उसे हम फेलियर मान लेंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें सिर्फ ऐसे 2 ही आउटकम निकलते हो, सक्सेस या फिर फेलियर, उस एक्सपेरिमेंट्स को हम बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं। ओके, बर्नौली ट्रायल्स इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो जेम्स बर्नौली ने दिया था, इसलिए उनके नाम पर से ये ट्रायल्स का नाम हमें बर्नौली ट्रायल्स रखना है। अब जो भी सक्सेस है उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी और जो भी फेलियर है उसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि अगर हम जैसे कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें पता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी दोनों की हाफ हाफ होती है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हम लिख रहे हैं P फॉर S, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस, उसे हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे। ओके, और जो भी फेलियर की प्रोबेबिलिटी रहेगी उसे हम P ऑफ जो F रहेगा उसे हम Q से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर 2 ही तरह की प्रोबेबिलिटीज़ होगी, एक तो P और दूसरा Q। और हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है ना। तो P प्लस Q वो भी 1 ही होगा हमेशा। तो अगर आपके पास P और Q में से किसी एक की भी वैल्यू अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दूसरे की आराम से फाइंड कर सकते हो, आपके पास Q आ ही जाएगा। ओके, तो अब एक बार फिर से, P क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब आपने ये एक्सपेरिमेंट जितने टाइम रिपीट किया है, ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट को एक ही बार करेंगे, हम बार बार भी उसे कर सकते हैं। हम n नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको हम रिपीट कर सकते हैं उस ट्रायल को। तो n जो होगा ना वो हम बोलेंगे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट किया है। ठीक है, सपोज़ कि हमने कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया है, तो 20 क्या हुआ? हमारा नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हुआ, यानी कि n यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज़ कि 20 में से हमने माना है कि हमें हेड, जो अगर हेड आएगा तो उसे हम सक्सेस मानेंगे और अगर टेल आ गया तो उसे हम फेलियर मानेंगे। ठीक है, तो सपोज़ करो कि 20 में से 12 टाइम्स हमें हेड मिला, यानी कि जो 12 होगा ना वो उसे हम x बोलेंगे। ओके, टोटल ट्रायल्स में से हमें कितनी बार सक्सेस मिला है उसे हम x बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स। तो यहाँ पर अगर 20 में से 12 टाइम्स आपको सक्सेस मिल रहा है तो x आपको 12 हो जाएगा। और अगर जो बचा हुआ रहेगा
अगर n टोटल है उसमें से x टाइम्स हमने सक्सेस ले लिया है तो n माइनस एक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ फेलियर हो जाएगा ना, आउट ऑफ n ट्रायल्स। बचा हुआ 20 में से 12 टाइम्स अगर हमें सक्सेस मिल रहा है तो बचा हुआ 8 टाइम्स हमें फेलियर ही मिलने वाला है, तो n माइनस एक्स जो होगा वो आपका नंबर ऑफ़ फेलियर हो जाएगा। तो आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे, p, q, n, x और n माइनस एक्स। अब मैं आपको एक फार्मूला लिखवा रही हूँ हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोबेबिलिटी की फार्मूला क्या होती है, तो p ऑफ x हम बोलेंगे इसे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फॉर x बोलते हैं, ठीक है। तो p ऑफ x आएगा NC(x) p रेज टू x q रेज टू n माइनस एक्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये वाली फार्मूला p ऑफ x की ये आप एकदम अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यही मेन फार्मूला है हमारी। और इस फार्मूला में आप नोटिस करोगे ना तो ये सारे ही टर्म्स यूज़ हो गए जो मैंने साइड में ऊपर लिखे ना, p, q, n, x फिर n माइनस एक्स, ये सारे ही टर्म्स इस फार्मूला में यूज़ हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको वो टर्म्स पहले सिखाए थे, ठीक है। तो ये फार्मूला NC(x) p रेज टू x q रेज टू n माइनस एक्स, ये आपको एकदम अच्छे से लर्न कर लेनी है अभी। ओके, अब फ्रेंड्स इसमें जो NC(x) है ना, आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो NC(x) ये कॉम्बिनेशन है। हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, आई होप कि आपको वो आता होगा, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो हमने सीखा हुआ है पहले से, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है। इसकी फार्मूला मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। NC(x) की फार्मूला क्या थी, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल। जैसे सपोज़ करो कि हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट को 5 टाइम्स रिपीट किया है, यानी कि n हमारा 5 हो जाएगा, और उसमें से हमें 2 टाइम्स सक्सेस मिला है, यानी कि x हमारा 2 हो जाएगा। तो 5C2 ये हम कैसे फाइंड करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, राइट। तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा इसका। तो इस तरह से आपको ये कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी की फार्मूला तो हमने देख ली। इसके अलावा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विच आर द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन और वेरियांस ये 2 ही पैरामीटर्स है, आप ये दोनों का नाम लिख देना। अभी मीन और वेरियांस की फार्मूला भी देख लेते हैं हम। मीन की फार्मूला होगी NP, यानी कि n मल्टीप्लाई p। क्वेश्चन में से आपको n और p की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और फिर सीधा आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मीन आ जाएगा। और वेरियांस की फार्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, यानी कि NPQ। ओके, वेरियांस के साथ कभी कभी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मालूम होगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ रूट ऑफ वेरियांस। अगर वेरियांस फाइंड करने के बाद आप उसका रूट कर देते हो ना, तो वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ही होता है। तो अगर आप रूट NPQ फाइंड करोगे ना तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, ठीक है। उसकी फार्मूला अलग नहीं है, सिर्फ वेरियांस का रूट ही होता है वो। तो ये सारे इसका कंसेप्ट आपको एकदम थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। एन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड फॉर 6 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट 5 हेड्स एंड सेकेंड इज एट द मोस्ट 3 हेड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉइन हमने टॉस किया है, कॉइन में सिर्फ 2 ही चांस होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स एंड एट द मोस्ट 3 हेड्स, आपको हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, तो हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे हमारा जो हेड है ना उसे हम सक्सेस मान के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जो हमें पूछा है हम उसे सक्सेस मान लेंगे। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो चाहो तो, ओके। तो मैं यहाँ पर हेड को सक्सेस ले रही हूँ, तो बचा हुआ जो टेल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, राइट है। फिर क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि कॉइन को हमने 6 टाइम्स टॉस किया है, यानी कि हमारे एक्सपेरिमेंट को कितने टाइम्स रिपीट किया हमने, 6, तो n हमारा 6 हो जाएगा, ओके। और अब p और q भी हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। तो p क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी दोनों की हाफ हाफ होती है। जब भी हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और टेल की भी हाफ है। तो p यानी कि हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी हमारी हाफ होगी, और q की भी वैल्यू हमारी हाफ ही होगी, क्योंकि टेल की भी प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही आने वाली है, प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर, ओके। तो इतना समझ आया आपको। अब
मैं आपको प्रोबेबिलिटी की वो फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। यहाँ पे ये एक ही क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए ना। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स, यानी कि हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 6 बार टॉस किया है, उसमें से हमारे 5 टाइम्स हेड आने चाहिए। तो 6 तो हमारा n था, x हो जाएगा, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। तो अब हमारे पास n की भी वैल्यू है, यहाँ पर x की भी वैल्यू आ गई, p की भी है, q की भी है, और हम n माइनस एक्स करेंगे यानी कि 6 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, वो भी हमारे पास है। तो हम सीधा इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। p ऑफ x की जगह पे मैं p ऑफ 5 लिखूँगी क्योंकि हमारी x की वैल्यू 5 है। अब n x p और q सभी की वैल्यूज़ उनकी जगह पे पुट कर दो और आंसर फाइंड करेंगे हम। पहला 6c5 हो जाएगा, फिर p हमारा हाफ था तो हाफ रेस टू 5 एंड दूसरी बार हाफ रेस टू 6 माइनस 5 हो जाएगा। ओके, अब 6c5 की वैल्यू आती है 6, इसे आप सॉल्व करोगे तो 6 आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 रेस टू 5 जो है ना वो 1/32 हो जाएगा, उसको 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/32 आ जाएगा। और दूसरे में 1/2 6 माइनस 5 है वो, तो 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, तो हाफ रेस टू 1 तो हाफ ही होगा वापस से। तो अब 6 मल्टीप्लाई बाई ये दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 और नीचे 32 मल्टीप्लाई 2 64 हो जाएगा। सो अब इन दोनों 6 मल्टीप्लाई 1/64 तो आ जाएगा 3/32। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स 3/32। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। एट द मोस्ट 3 हेड्स है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 3 हेड। एट द मोस्ट 3 का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हेड आने चाहिए। हम टोटल 6 बार हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो 6 में से ज़्यादा 3 बार हेड आएगा तो चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स आएगा, उसका क्या मतलब है कि 0 टाइम्स हेड आएगा तो भी चलेगा, 1 टाइम हेड आएगा तो भी चलेगा, 2 बार हेड आएगा तो भी चलेगा, और 3 बार हेड आएगा तो भी चलेगा। ओके, 3 या उससे कम बार अगर हेड आ रहा है तब तक चलेगा। तो हमें 0 से लेकर 3 तक ये सभी हमारे एक्स की वैल्यूज़ हो जाएगी यहाँ पर। ओके, यानी कि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी फाइंड करना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर 2 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर 3, ये चारों फाइंड करने के बाद इन सबको ऐड कर देना है। तो जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम पी ऑफ 0 फाइंड करेंगे। पी ऑफ 0 यानी कि एक्स की जगह पे सब जगह 0 रखो और आपका आंसर फाइंड करो। तो 6c0 हाफ रेस टू 0 हो जाएगा एंड 1/2 रेस टू 6 माइनस 0 हो जाएगा। तो 6c0 की वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाई हाफ रेस टू 0 की वैल्यू भी 1 आती है। देखो कोई भी नंबर रेस टू 0 होता है ना तो वो 1 हो जाता है, 0 नहीं होता है। ओके, फिर मल्टीप्लाई बाई हाफ रेस टू 6 करेंगे हम तो 1/64 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/64। ओके, हम पी ऑफ 1 भी फाइंड कर लेंगे। 6c1 मल्टीप्लाई हाफ रेस टू 1 और फिर हाफ रेस टू 6 रेस टू 1 यानी कि वो हाफ ही हो जाएगा, एंड हाफ रेस टू 6 माइनस 1 यानी कि हाफ रेस टू 5 हो जाएगा ना वो, तो 1/32 हो जाएगा उसका। तो 6 मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई 1/32 आंसर आएगा 6/64। देखो अभी हम कुछ भी इसमें कट हो रहा है ना तो हम अभी कट नहीं करेंगे, ठीक है। आप 6 और 64 भले 2 की टेबल से कट हो रहा है लेकिन अभी आप कट मत करना उसे, क्योंकि लास्ट में हमें इन सबको ऐड करना है। तो हमें डिनोमिनेटर अगर सबका सेम रहेगा ना तो हमें आसानी होगी ऐड करने में। इसके बाद में पी ऑफ 2 भी ऐसे ही फाइंड कर लो। 6 से 2 मल्टीप्लाई हाफ रेस टू 2 एंड हाफ रेस टू 6 माइनस 2, सो आएगा 15 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/16, तो आ जाएगा 15/64। और फिर लास्ट में पी ऑफ 3 6c3 मल्टीप्लाई बाई हाफ रेस टू 3 एंड हाफ रेस टू 6 माइनस 3, सो 6 से 3 का आंसर आता है 20 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 1/8, तो आ जाएगा 20/64। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3, तो यानी कि जो भी चारों वैल्यूज़ आई है उन सबको ऐड करेंगे हम। और अब डिनोमिनेटर देखो सबका सेम है तो डिनोमिनेटर में तो 64 ही आएगा, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करो
तो 42/64 आंसर आ जाएगा। ये आया आपका, इसे आप कट कर सकते हो तो आएगा 21/32। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ इसका, एट द मोस्ट 3 हेड्स का। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, और इसके बाद में हम जैसे जैसे हम 5वें क्वेश्चन तक जाएंगे ना, हमारा क्वेश्चन के लेवल्स टफ होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन आपको वीडियो देखने के बाद में आपके जो बुक में सम्स दिए हुए उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात और कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के लिए मैंने इस चैनल पे 11th स्टैंडर्ड से लेकर कॉलेज लेवल तक के वीडियोस अपलोड किए हैं। सभी चैप्टर्स के ज़्यादातर सभी टॉपिक्स में कवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस साल नहीं बल्कि अगले साल भी ये चैनल पे वीडियोस काम आने ही वाले हैं। तो मैं जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करती जाऊँगी आपको पता चलेगा कि मैं कौन से वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन। सो द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन विल हिट अ टारगेट इज़ 2/5. 2 bombs are enough to destroy a bridge. If 4 bombs are dropped on a bridge, find the probability that first is the bridge will be destroyed, and second is the bridge will be partially destroyed, and third is the bridge will be saved. अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो सेकेंड लाइन में रीड करो, इफ़ 4 bombs आर ड्रॉप्ड ऑन अ ब्रिज, यानी कि हमने ब्रिज पे 4 बॉम्ब गिराए हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हमारे एक्सपेरिमेंट को 4 बार रिपीट किया है, तो एन हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लाइन में प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2/5। इसको स्टार्टिंग से रीड करो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन विल हिट अ टारगेट, यानी कि हमने जो बॉम्ब गिराया है प्लेन से वो निशाने पे लग ही जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये 2/5। तो आपको तो पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सक्सेस किसे मान रहे हो और फेलियर किसे मान रहे हो। यानी कि अगर बॉम्ब निशाने पे लगता है तो उसे सक्सेस मान रहे हो या उसे फेलियर मान रहे हो। हम यहाँ पे क्वेश्चन में अगर बॉम्ब निशाने पे लग जाता है, यानी कि इफ़ बॉम्ब हिट द टारगेट, तब हम उसे सक्सेस मानेंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हुई ये क्या हो जाएगा, पी होगा या फिर क्यू होगा। अगर हम हिट वाले को सक्सेस मान रहे हैं तो ये पी की वैल्यू होनी चाहिए ना, तो पी की वैल्यू हम यहाँ पे 2/5 ले लेंगे। ओके, आप इसे उल्टा भी कर सकते हो, आप इसे क्यू लेकर फिर आपको उल्टे प्रोसेस में जाना पड़ेगा। हम वहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, हम इसी को ही पी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर पी की वैल्यू 2/5 है, क्यू की वैल्यू अब क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, लेकिन ये आप खुद फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो पी प्लस क्यू हमेशा 1 होगा। हमारे पास p तो है ही 2/5 और टोटल 1 है, तो अगर हम 1 - 2/5 करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो q क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। ये हमने खुद फाइंड किया है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया था। ओके, तो q फेलियर की प्रोबेबिलिटी है ना, तो हम फेलियर क्या मान के चल रहे हैं कि हमने बॉम्ब फेंका और वो निशाने पे नहीं लगा। ओके, बॉम्ब विल नॉट हिट द टारगेट, उसे हम q मान के चल रहे हैं। ओके, तो इसके बाद हम हमारी प्रोबेबिलिटी भी लिख देते हैं। p ऑफ x इज़ इक्वल टू NC(x) p⁻x q⁻n-x। तो अब यहाँ पर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हमें ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्या चांसेस है कि ब्रिज डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा अगर हम बॉम्ब फेंकेंगे। तो क्वेश्चन में देखो एक इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट 2 bombs आर इनफ टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज। अगर ब्रिज पे हमने टोटल देखो 4 बॉम्ब फेंके हैं, उसमें से अगर 2 बॉम्ब भी फेंके जाए ना, तो 2 बॉम्ब ब्रिज को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्रिज डिस्ट्रॉयड। तो आप सोचोगे कि हम अगर 2 ले लेते हैं एक्स की वैल्यू तो हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वापस से लैंग्वेज को समझो। यहाँ पर बोला है कि कम से कम हमें 2 बॉम्ब चाहिए डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर हम 2 से ज़्यादा बॉम्ब फेंकेंगे तो भी तो ब्रिज डिस्ट्रॉय होने ही वाला है ना। तो यानी कि हमें एक्स की वैल्यू 2 तो लेनी ही है, 2 से तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। अगर हम 3 बॉम्ब लेंगे तो भी हो जाएगा, और अगर 4 के 4 बॉम्ब फेंक देता है तो भी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो 2, 3, 4 ये तीनों ही वैल्यू होगी एक्स की यहाँ पर। तो जैसे पिछले समय हमने किया था
पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4, हमें तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करना है। ओके, तो वापस से पहले हम पी ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे n हमारा 4 है ना, और x की वैल्यू पहले 2 लेंगे हम। सो 4c2, 2/5 हो जाएगा एंड 3/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4/25 मल्टीप्लाई 9/25। तो आंसर क्या आएगा 216/625। ऐसे ही आपको पी ऑफ 3 भी फाइंड करना है। 4c3, 2/5 3/5 तो 4c3 की वैल्यू आती है 4 मल्टीप्लाइड बाई 8/125 मल्टीप्लाई 3/5। तो इसका आंसर आ जाएगा 96/625। और लास्ट में पी ऑफ 4 भी फाइंड करना है। सो पी ऑफ 4 इज इक्वल टू 4c4 मल्टीप्लाई 2/5 एंड 3/5 सो 4c4 की वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाई 16/625 और मल्टीप्लाइड बाई ये जो 3/5 यानी वो 0 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 16/625 मल्टीप्लाई 1, आंसर आ जाएगा वापस से 16/625। अब सिंपली इन तीनों को आपको प्लस करना है। तो 216 डिवाइड बाई 625 प्लस 96/625 प्लस 16/625, तो आंसर आ जाएगा 328/625। तो ये हमारा आंसर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्रिज डिस्ट्रॉय, कि बॉम्ब फेंकने से ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 328/625 आई। ओके, तो ये फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्या बोला है, द ब्रिज विल बी पार्शियली डिस्ट्रॉयड, यानी कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ब्रिज आधा ही डिस्ट्रॉय होना चाहिए। पार्शियली मतलब आधा ही होना चाहिए। तो आधा कब होगा, क्वेश्चन में वापस से देखो, 2 बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज। 2 बॉम्ब से तो ब्रिज पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि एक बॉम्ब अगर हम फेंकेंगे तो पार्शियली डिस्ट्रॉय होगा ना। समझ आ रहा है, हमें सिर्फ आधा ही ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है। 2 बॉम्ब से तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी कि 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 बॉम्ब हम फेंकेंगे तो ही पार्शियली डिस्ट्रॉय होगा। यहाँ पे सीधा सीधा एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई थी, इस क्वेश्चन में आपको खुद ही समझनी है एक्स की वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पे एक्स हम 1 ही लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लेंगे। ठीक है, सो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 4c1 2/5 एंड 3/5 तो 4c1 की वैल्यू आएगी 4 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 27/125। तो आंसर आ जाएगा 216/625। तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्रिज पार्शियली डिस्ट्रॉयड। अब ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी थर्ड और एक और पूछा है हमें। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो, द ब्रिज विल बी सेव्ड। क्या बोला है कि ब्रिज सेव हो जाना चाहिए इस बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू को क्या लेंगे, तो अभी तक हम क्या ले रहे थे कि अगर हमें ब्रिज को पार्शियली डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि सिर्फ अगर एक बॉम्ब गिरेगा तो ब्रिज पार्शियली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम एक एक्स इज इक्वल टू 1 की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू हम 1 लेके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे। फिर अगर हमें पूरे के पूरे ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है तो हम 2, 3 और 4 हमने सब कुछ ले लिया था। लेकिन आप बोला है कि ब्रिज बिल्कुल भी सेव हो जाना चाहिए, वो पार्शियली भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू को 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक भी बॉम्ब निशाने पे नहीं लगा तभी तो ब्रिज सेव हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 1 और 3, 4 लगेंगे तो भी पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू को 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं। अगर हमें एक्स की वैल्यू 0 है हमारे पास यहाँ, और 0 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ऑफ 0, तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो अभी तक हम जैसे करते आ रहे वैसे ही कर लो, फिर दूसरा तरीका मैं आपको समझाऊंगी। तो पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा 4c0 2/5 3/5 तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 81/625। तो आंसर आ जाएगा 625। तो ये पहला तरीका हुआ, इससे आपका आंसर 81/625 आया। दूसरे तरीके में क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो हमारे पास x की यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ है, देखो 4 बार हमने बॉम्ब गिराया है ना, यानी कि हम x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक सब कुछ ले सकते हैं। p ऑफ 0 भी फाइंड करेंगे, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3 और p ऑफ 4। ये सभी फाइंड करने के बाद इनका अगर हम प्लस कर देंगे ना इन सबको,
P(0) से लेकर P(4) तक, तो इनका टोटल हमेशा 1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर P(0) को छोड़कर, समझो कि आपने P(0) फाइंड नहीं किया है, तो उसे छोड़कर हमारे पास P(1) भी है, P(2), P(3), P(4), ये चारों ही वैल्यूज़ हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। तो अगर आप 1 में से ये सभी वैल्यूज़ को, P(1) से लेकर P(4) तक की सारी वैल्यूज़ को माइनस कर दोगे, तो बचा हुआ फिर वो P(0) ही आना चाहिए ना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही थी, तब भी आपका आंसर 81/625 ही आता। ओके, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, इससे भी कर सकते हो, और जो अभी मैंने समझाया वो भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर आपको अभी तक कोई डाउट आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में मैं आपको सिर्फ पहले 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया मैंने, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप भी बोर हो रहे होंगे। तब तक के लिए आप अपने बुक्स के जो सम है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जो आज हमने सम सीखे हैं उससे आपको डेफिनेटली थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, आप अपने बुक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।